हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और मैं आज आप लोगों के लिए जो प्रैक्टिस सेट्स चल रहे हैं वो प्रैक्टिस सेट्स लेकर आई हूँ। साथ के साथ मैं आप लोगों को चीज़ें समझाती भी हूँ। तो ये वैसे तो क्लास 24 है और प्रैक्टिस सेट 24 जो है ये प्रैक्टिस सेट 24 है। इसमें ग्रामर और लिटरेचर दोनों के क्वेश्चंस में डालती हूँ। 30, 35, 40, 50 इतने ही क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें होते हैं। छोटे छोटे हैं, बस आप लोग ये मान के चलिए कि अगर आप वोकैब पढ़ रहे हैं या कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं और ये टेस्ट पेपर्स आपको ये हेल्प करेंगे, क्योंकि ये मैं भी टेस्ट पेपर्स में से ले रही हूँ। जो काम की चीज़ें हैं, रेलेवेंट हैं, उनमें से मैं चीज़ें जो है निकाल रही हूँ। ठीक है जी। तो अच्छा, इसके अलावा आप लोग जो है अगर इंग्लिश सूत्रा की पेड क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप इंग्लिश सूत्रा का ऐप जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और 7895937338 पर कॉल करके आप जो है बैच के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जो भी आपको जानकारी चाहिए वो आपको इस कॉल से आपको पता चल जाएगी। नाउ द नेक्स्ट वन इज, चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फिगर्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस हैं। पहले कुछ क्वेश्चंस जो हैं, रास्कल्स एंड रग्स रैन अ रेस राउंड एंड राउंड द रग्ड रॉक्स। तो यहाँ पर ये फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है? ये फिगर ऑफ स्पीच जो है वो एलिट्रेशन है। जब सेम लेटर, चाहे वो कॉन्सोनेंट हो या वॉल हो, जब सेम लेटर रिपीट होता है तो इंटरवल्स पर, तो उसमें जो है वो क्या यूज़ होती है, जो फिगर ऑफ स्पीच होती है उसे एलिट्रेशन कहा जाता है। तो दिस इज एलिट्रेशन। एसोनेंस ये नहीं है। एसोनेंस में सेम वॉल साउंड रिपीट होती है, सेम वॉल साउंड, बट इन जो है वर्ड्स के बीच में। टैलेंट इज एन अडोनमेंट एंड अडोनमेंट इज ऑल्सो कंसीलमेंट। एक फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसका नाम होता है एनाडीप्लॉसिस, जिसमें जब सेंटेंस को लिखते हैं तो जो लास्ट का वर्ड होता है उसी से ही नेक्स्ट जो है वो लाइन जो है वो शुरू होती है। जैसे इसके एग्जांपल देखिए, शी ओपन्ड अ कैफे, शी ओपन्ड अ कैफे, अ कैफे that ruined her life. तो कहने का मतलब ये है कि दूसरा सेंटेंस पहले सेंटेंस के लास्ट वर्ड से शुरू होता है। इसे क्या कहते हैं? दिस फिगर ऑफ स्पीच इज नोन एज एनाडीप्लॉसिस। ओ फेम इफ आई एवर टुक डिलाइट इन द प्रेजेस। यहां फेम को देखिए, ये जो इस तरीके का, अगर किसी एपोस्ट्रोफी में किसी नॉन लिविंग को, किसी एब्स्ट्रैक्ट चीज को संबोधित किया जाता है, अगर एपोस्ट्रोफी नहीं होती फिगर ऑफ स्पीच तो पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। यहां पर फेम को संबोधित किया जा रहा है। इफ आई एवर टुक डिलाइट इन द प्रेज, तो ओ फेम, फेम को संबोधित कर रहे हैं, तो फिगर ऑफ स्पीच है यहां पर अपोस्ट्रोफी। टू गॉसिप इज अ फॉल्ट, टू लिबल अ क्राइम, टू स्लेंडर अ सिन। टू गॉसिप, देखिए एक फिगर ऑफ स्पीच होती है क्लाइमैक्स, उसमें असेंडिंग ऑर्डर में एक्शन चढ़ता है। लेडर से लिया गया है क्लाइमैक्स, जो वर्ड है उसका मतलब था लेडर। 1 2 3 4, यानी कि जो सबसे छोटा एक्शन होगा वो सबसे नीचे और जो सबसे बड़ा एक्शन होगा वो सबसे ऊपर होगा। गॉसिप एक्शन नंबर 1, गॉसिप एक फॉल्ट है, लिबल एक क्राइम है और स्लेंडर जो है वो किसी को मारना जो एक अपराध है, एक पाप है। तो असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, इसीलिए इसमें क्या कहेंगे? दैट इज क्लाइमैक्स। इसका उल्टा होता है बेथोस या एंटी क्लाइमैक्स। फ्रॉम वेयर दीज लाइन्स हैव बीन टेकन एंड हु इज द स्पीकर? वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड आवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद अ स्लीप। ये देखिए मकबेथ, मकबेथ से ही हैमलेट, ट्वेल्थ नाइट मेरवोलियो, Tempest Prospero. We are such stuff as dreams are made of and our little life is rounded with a sleep. ये जो लाइन्स हैं ये टेम्पेस्ट की लाइन्स हैं। तो we are such stuff as dreams are made of, तो ये है टेम्पेस्ट की लाइन्स। Which drama of Shakespeare has no prose at all? कौन सी शेक्सपियर की जो प्ले है वो लिरिकल प्ले कहलाता है, जिसमें प्रोज बिल्कुल भी नहीं है। देखिए जब ड्रामास लिखे जाते थे तो उसमें 70 to 80% जो है वो लिरिकल वे में होता था,
बाकी प्रोज लाइंस भी हुआ करती थी, लेकिन ये एकमात्र ऐसा प्ले है जिसमें प्रोज है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो है इसमें लिरिकल ड्रामा है, मतलब इसमें लिरिक, ये जो है प्रोसो लिरिकल ट्रेजेडी कहा जाता है, और वो प्ले है रिचर्ड सेकेंड, दैट इज रिचर्ड सेकेंड। ये हिस्टोरिकल प्ले है शेक्सपियर का। Why is the year 1798 to be taken is to be taken to be the beginning of the romantic movement? 1798 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। फ्रेंच रेवोल्यूशन केवल फ्रांस तक सीमित नहीं रहा था, रेवोल्यूशन का जो प्रभाव था वो इंग्लैंड में भी आया था, नॉट ओनली इन सोसाइटी बट ऑल्सो इन लिटरेचर। अब जब उसका 1798 में लिरिकल बैलेड्स आया था, लिरिकल बैलेड्स जो कि एक कंबाइंड रचना थी, कंबाइंड वर्क था कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ का, तो वहाँ से ये जो है लिरिकल बैलेड्स जो हैं पब्लिश हुए, इसीलिए इस एज को 1798 को बिगनिंग ऑफ रोमांटिक एरा कहा जाता है। इन विच ईयर वर्ड्सवर्थ एडेड प्रीफेस टू हिज लिरिकल बैलेड्स? 1798 में फर्स्ट एडिशन, 1800 में सेकेंड एडिशन, जिसमें वर्ड्सवर्थ ने अपनी थ्योरी, अपनी फिलॉसफी ऑफ पोइट्री दी थी, तो इसमें जो है वो आया था 1800। रेस्टोरेशन पीरियड इन इंग्लैंड स्टार्ट्स फ्रॉम, रेस्टोरेशन यानी कि जब मोनार्की पुनः स्थापित हुई थी, यानी कि क्रॉमवेल की मृत्यु हुई, और जो क्रॉमवेल के बाद प्यूरिटन्स का बिल्कुल ही जो है वो उस पर से हक ख़त्म हो गया, और पार्लियामेंट के राज के बाद अब जो दोबारा से मोनार्की जो है वो आई, तो उस मोनार्की के एस्टेब्लिश यानी कि चार्ल्स सेकंड जब गद्दी पर आए, उस एज को कहा जाता है रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन यानी कि री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोनार्की। तो री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोनार्की कब हुई थी? 1660 में। विच प्ले बोर शेक्सपियर्स नेम एज ऑथर फर्स्ट टाइम? कौन सा प्ले शेक्सपियर का जो ऑथर का नेम पहली बार, कौन से प्ले में शेक्सपियर का नाम जो है वो पहली बार आया था? दैट इज लव लेबर लॉस्ट। लव्स लेबर लॉस्ट जो कि उनकी अर्ली कॉमेडी है, उसमें शेक्सपियर का नाम पहली बार एज एन ऑथर जो है वो आया था। वी डैश एट द पार्क होटल यस्टरडे। देखिए यस्टरडे आ रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा, मगर पास्ट कंटिन्यूस क्यों नहीं आएगा? अगर यहाँ पे कोई टाइम दे रखा होता जिस समय वो एक्शन उस समय कंटिन्यूड था, तो आप यहाँ पर लिखते वी वर ईटिंग डिनर एट 9 PM एट 9 PM इन द पार्क होटल। लेकिन यहाँ पर टाइम कंटिन्यू करने वाला कोई भी वर्ड नहीं दे रखा। जब एक स्पेसिफिक टाइम पे कोई एक्शन कंटिन्यूड होता है तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस लगाते हैं। साधारण एक्शन कंटिन्यू टेंस नहीं है, एक्शन पास्ट में हुआ और ख़त्म हो गया, तो और पास्ट डिनोटिंग वर्ड आ रहा है, तो हम क्या लगाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे, तो ये आएगा वी एट। हालांकि अब ये वर्ब फॉर्म बिल्कुल आउटडेटेड हो गई है। वी हैड डिनर एट द पार्क होटल यस्टरडे। वी टुक हैड ही, मतलब हैव का यूज़ जो है अब ज़्यादा किया जाता है, ये तो बिल्कुल ही जो है अब ऑब्सलीट हो चुका। नाउ द नेक्स्ट वन इज गीता डैश 100 टाइम्स एवरी डे। आप यहाँ पर ये वर्ड देखिए एवरी डे। एवरी डे जो है वो क्या बता रहा है? हैबिट। और जो हैबिट बताने वाला टेंस होता है वो कौन सा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि रोजमर्रा की हैबिट बताता है। तो गीता स्किप्स 100 टाइम्स एवरी डे। गीता 100 टाइम्स जो है वो रस्सी कूदती है। ही सेज ही इज नॉट डैश for the job of a doctor. Okay, he says he is not dash for the job of a doctor. यहाँ पर ये एक ये एक फ्रेज है कि इसमें जो है कि भाई कौन सा फ्रेज जो है वो यूज किया जाएगा। Yes, he says he is not dash for the job of a doctor. तो यहाँ पर ये जो सही फ्रेज है वो है कट आउट।
कट आउट का मतलब कट आउट फॉर पूरा होता है, जिसका मतलब होता है इनफॉर्मल है, टू हैव द क्वालिटी ऑफ, फॉर किसी चीज के लिए योग्यता होना। तो वो ही सेज ही इज नॉट कट आउट फॉर द जॉब ऑफ अ डॉक्टर, कि उसके अंदर डॉक्टर वाली जॉब की क्वालिटीज जो है वो नहीं है, तो इसे कहा जाता है कट आउट फॉर। ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज की क्वालिटी होना। नाउ द नेक्स्ट वन इज डैश द बॉय रिटर्न टू हिज विलेज। क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या लड़का अपने घर वापस जाएगा, तो विल द बॉय रिटर्न टू हिज विलेज। सॉन्ग्स डैश संग इन हिज मेमोरी। पहले इस वर्ब को देखिए, ये वर्ब जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो अब आप यहां पर देखो, अगर हैड आता तो बीन लगाना जरूरी था, क्योंकि सॉन्ग्स जो है उसकी मेमोरी में गाए गए पैसिव वॉइस में है, और पैसिव वॉइस में है सॉन्ग्स आ रहा है, तो यहां वर आएगा, सॉन्ग्स वर संग इन हिज मेमोरी, पैसिव वॉइस में है, पैसिव वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में आ रहा है, तो वर का यूज किया जाएगा। ही डैश सिटिंग बिसाइड अ रिवर। तो वो एक रिवर के पास बैठा हुआ पाया गया, तो ही वॉज फाउंड सिटिंग बिसाइड अ रिवर। ही वॉज फाउंड वेयर? सिटिंग बिसाइड अ रिवर। नन ऑफ दीज मेन वॉज देयर व्हेन आई हैड रीच्ड टू प्लेस। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, नन ऑफ दीज मेन वॉज देयर, ऑफ आ रहा है, ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आएगा, सही है। नन के साथ वर्ब जो है सिंगुलर लगता है, वो भी सही है। व्हेन आई हैड रीच्ड द प्लेस, व्हेन के साथ अब आ रहा है। अगर भाई ये काम पहले हो गया होता, आप पहले पहुंचते, पहले खत्म होता, तो पास्ट परफेक्ट लगाते, नहीं तो पास्ट इंडेफिनिट ही ठीक है। व्हेन आई रीच द प्लेस, ठीक है। तो नन ऑफ दीज मेन वॉज देयर व्हेन आई रीच द प्लेस। He has a special room for the test tubes into which he slips at odd times. ये क्वेश्चन में ये गलत है। He has a special room for the test tubes, एक तो इसमें ये into नहीं आएगा, in which he sleeps, ये slips नहीं आएगा, in which he sleeps at odd times, into which नहीं, बाहर से अंदर की तरफ जब मूवमेंट होता है तो into यूज करते हैं। उसके पास एक स्पेशल रूम है टेस्ट ट्यूब्स का जिसमें वह सोता है, तो ही हैज अ स्पेशल रूम फॉर द टेस्ट ट्यूब्स इन विच ही स्लीप्स। ये स्लिप्स इसमें टाइपिंग एरर है, जिस बुक में से लिया गया उसमें भी टाइपिंग एरर थी, तो यहाँ स्लीप्स होगा, ये तो टाइपिंग एरर है। यहाँ जो गलती है वो इनटू की जगह इन आएगा, रूम के अंदर की स्थिति बताई जा रही है। नाउ द नेक्स्ट वन इज हार्डली हैड ही रिटर्न देन ही वाज कॉल्ड आउट अगेन बाय द ऑफिसर। हार्डली के साथ जो है जो कंजंक्शन का यूज करते हैं वो यूज करते हैं व्हेन। हार्डली हैड ही रिटर्न व्हेन ही वाज कॉल्ड आउट अगेन, तो हार्डली को फॉलो करता है व्हेन। द किंग विद द रेस्ट ऑफ द रॉयल फैमिली वर प्रेजेंट। विद के जो पहले सब्जेक्ट आता है वर्ब उसके हिसाब से लगता है, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज किया जाएगा। द 10 फर्स्ट पेजेस ऑफ द बुक वर मिसिंग व्हेन आई बॉट इट। देखिए, अगर एडजेक्टिव में आपके कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर्स एक साथ आ रहे होते हैं, कार्डिनल नंबर्स 1 2 3, ऑर्डिनल यानी कि जो ऑर्डर बताते हैं, ऑर्डिनल बना ऑर्डर से, फर्स्ट सेकंड थर्ड वगैरह, फर्स्ट सेकंड लास्ट एटसेट्रा, तो ऑर्डिनल पहले और कार्डिनल बाद में आता है, तो द 10 फर्स्ट पेजेस नहीं आएगा, द फर्स्ट 10 पेजेस जो है वो आएगा। The first 10 pages of the book were missing. Now synonyms दिए गए हैं impromptu. Impromptu का मतलब होता है जो बिना किसी तैयारी के किया जाता है, बिना किसी पूर्व तैयारी के किया जाने वाले काम को impromptu कहा जाता है। तो ये है ऑफ हैंड और एक्सटेम्परे, तो ये इसका आंसर है बिना किसी पूर्व तैयारी के। हालांकि एक्सटेम्परे और impromptu में भी फर्क होता है, एक्सटेम्परे के लिए भी कुछ समय मिल जाता है, लेकिन इम्प्रॉम्प्ट का मतलब तो होता है उठाया और काम करवाना शुरू कर दिया, कि किसी को सोचने का भी मौका नहीं दिया, दैट्स इम्प्रॉम्प्ट। एंड एक्सटेम्परे जो होता है वो उसमें मतलब है तो उसी का ही, लेकिन 5-7 मिनट का टाइम एक्सटेम्परे में दे दिया जाता है। इनकॉन्ग्रुअस, इनकॉन्ग्रुअस जो वर्ड है इसका मतलब होता है बेमेल। कोई चीज जो कहीं की ईट कहीं करोड़ा भानुमती ने कुनबा जोड़ा, तो इनकॉन्ग्रुअस का मतलब होता है बेमेल। जो बेमेल होता है तो यहाँ पे अब्सर्ड एंड डाइवर्जेंट जो है इसे कहा जाएगा
दैट इज इनकॉन्ग्रुअस। इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का मतलब होता है प्रोटेक्शन किसी चीज से, जब आपको कोई प्रोटेक्शन मिलती है। एंड फ्रीडम, इम्यूनिटी छूट जाना, उसे भी इम्यूनिटी कहा जाता है। तो दैट इज प्रोटेक्शन एंड फ्रीडम। एलिगेंट, आकर्षक, एलिगेंट का मतलब होता है आकर्षक। इसमें देखिए रिफाइंड एंड ग्रेसफुल, यही वर्ड्स हैं जो इसके बारे में बता रहे हैं, यानी कि जो आकर्षक के लिए, अट्रैक्टिव के लिए यूज हो रहे हैं, रिफाइंड एंड ग्रेसफुल। एनिग्मेटिक, एनिग्मेटिक का मतलब होता है पहेली जैसा, उलझा हुआ, पहेली जैसा। तो पजलिंग, परप्लेक्सिंग, जैसे वो भूल भुलैया होती है उसे कहा जाता है एनिग्मेटिक, उलझा हुआ। दैट, ये वन वर्ड्स हैं। दैट विच स्टेज फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो बहुत लंबे समय तक चले, चलता रहे। दैट इज ड्यूरेबल, ड्यूरेबल जो टिका रहे। स्पीच विदाउट प्रिपरेशन, बिना प्रिपरेशन के जो स्पीच दी जाती है उसे क्या कहते हैं? दैट इज एक्सटेम्परे, दैट इज एक्सटेम्परे। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, अपने जीवन की कहानी जो इंसान खुद लिखता है उसे क्या कहा जाता है? दैट्स ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा, दैट्स ऑटोबायोग्राफी। द क्वालिटी ऑफ बीइंग अ स्पेंडथ्रिफ्ट, भाई इसकी टीजीटी 2010 का आया हुआ क्वेश्चन है और इसके सारे ऑप्शंस गलत हैं। द क्वालिटी ऑफ बीइंग अ स्पेंडथ्रिफ्ट, स्पेंडथ्रिफ्ट का मतलब होता है वन हु वेस्ट मनी, जो अपने पैसे को वेस्ट करता है, जैसे प्रोडिगल कहेंगे, वेस्टफुल कहेंगे, इनमें से ये कोई भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन तो एफ होना चाहिए। और इसका पार्सिमनी माना था, मगर पार्सिमनी बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि पार्सिमनी का मतलब होता है जो मितव्ययिता से, जो उस पैसे को बहुत सोच समझ के खर्च करता है। तो इसका ये तो हो ही नहीं सकता, इसका प्रोडिगल होना चाहिए था। तो ये जो है ये क्वेश्चन गलत है। मैंने इस क्वेश्चन में चेंज इसलिए नहीं करा क्योंकि ये टीजीटी 2010 का आया हुआ क्वेश्चन है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस, हिस्ट्री का बनना, वो लैंग्वेज का बनना, लैंग्वेज की हिस्ट्री के बारे में जानना, लैंग्वेज के ओरिजिन के बारे में जानना, उसे कहा जाता है फिलोलॉजी, दैट इज फिलोलॉजी। चूज द करेक्ट कंपाउंड सेंटेंस, पहले सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे। कंपाउंड सेंटेंस की बात की जा रही है। ये सिंपल सेंटेंसेस हैं जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होता है, वो सिंपल सेंटेंस होते हैं। टू हिज इटर्नल डिसग्रेस ही बिट्रेड हिज कंट्री, तो यहां एक ही फाइनाइट वर्ब है, एक ही फाइनाइट वर्ब है बिट्रेड, और इसमें और कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है। अब हमें जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं वो हमारे ये फैन बॉयज कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। अगर फैन बॉयज कंजंक्शन आएंगे फॉर एंड नॉट बट और येट सो, तभी हमारा जो कंजंक्शन जो सेंटेंस होता है वो माना जाता है कि ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस में दो प्रिंसिपल क्लॉजेस होते हैं और उनमें दोनों, एक प्रिंसिपल दूसरी कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है, बीच में फैन बॉयज कंजंक्शन का यूज किया जाता है। He betrayed his country and this was to his eternal disgrace. He betrayed his country so this was to his eternal disgrace. He betrays his yet this was to his, अब हमें ये भी देखना पड़ता है कि ये he betrayed his country and this was his to his eternal, ये एक सेंटेंस को दूसरा सेंटेंस आगे बढ़ सिर्फ जोड़ रहा है। जब जोड़ने का काम करता है तो वहां पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड का यूज किया जाता है, तो इसीलिए यहां पर आएगा ए। एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करेंगे, किसी और का कंजंक्शन का यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो यहां एंड का यूज किया जाएगा, तो इसका आंसर है ही बिट्रेड हिज कंट्री एंड दिस वाज टू हिज इटर्नल डिस्ग्रेस। Besides robbing the poor child, he also murdered her. Besides robbing, यानी कि दो चीजें हो रही हैं कि not only but also। तो यहाँ ये देखिए he not only robbed her but also he not only robbed the poor child but also murdered her। तो यहाँ पर ये आप देखिए but also murdered her, he not only robbed her but also murdered, he not only, भाई जो सब्जेक्ट है वो पहले यहाँ लगाएंगे, तो यहाँ ये आएगा he not only robbed the poor child but also murdered her. He must work very hard to win the first prize. He must work very hard for he will not win the first prize.
ही मस्ट वर्क नॉर ही विल नॉट, ही मस्ट वर्क और ही विल नॉट। यहाँ आप देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो आ रहा है और ये बता रहा है ही मस्ट वर्क वेरी हार्ड, वाई, और ही विल नॉट विन द फर्स्ट प्राइज। ये भी प्रिंसिपल क्लॉज, ये भी प्रिंसिपल, दिस इज कोऑर्डिनेट टू प्रिंसिपल, और यहां पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा हुआ है, तो ही मस्ट वर्क हार्ड और ही विल नॉट विन द फर्स्ट प्राइज। ही मस्ट नॉट अटेम्प्ट टू एस्केप ऑन पेन ऑफ डेथ, ही मस्ट नॉट अटेम्प्ट टू एस्केप नॉर ही विल बी पुट टू डेथ, he must not attempt to, for he will be put to death, he must not attempt to escape, therefore he will be put to death। यहां पर भी सेम वही चीज है, he must not attempt to escape, उसे भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्यों, और he will be put to death। तो इसका जो है आंसर है डी, और ही भी नहीं तो ऐसा होगा। तो ये हुए आपके क्वेश्चंस, और छोटा सा प्रैक्टिस टेस्ट करवाया है, होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, और बस इतना ही मुझे इसमें करवाना था। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।